तो अपन बात करते हैं चैप्टर 21A। चूंकि चैप्टर 21A में ए लगा हुआ है तो नो डाउट ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। अमेंडमेंट कौन सा है? ये 2005 का अमेंडमेंट है जो 5/7/2006 को लागू हुआ था। तो इस अमेंडमेंट को प्ली बार्गेनिंग के उस पर आप लिख लें कि अमेंडमेंट कब हुआ था, महत्वपूर्ण प्रोविजन है। इसके बाद अब चलते प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है। प्ली बार्गेनिंग का हिंदी अर्थ है अविवाद सौदेबाजी, यानी कि कुछ सिली टाइप के केस हैं, हल्के फुल्के केस में ये कहते हैं कि हाँ अगर एक्यूज अगर पार्टी मान जाती हैं, है ना, विक्टिम या प्रोसिक्यूशन मान जाता है तो केस को आपस में समझौता करके वो खत्म कर सकते हैं आपसी सहमति से लेन देन देकर। लेकिन इसका मतलब कहीं से कहीं तक चलें छोड़ें, तो इस तरीके से केस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या आईपीसी के अपराधों के केस को ऐसे ही खत्म किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कुछ केसेस बताए हैं कि इन केसों में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केसों में प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो दोनों ही, एक तो पहली बात ये कि ये क्या कंप्लेंट पर किए गए केस में प्ली बार्गेनिंग होती है या पुलिस रिपोर्ट पर? तो दोनों पर ही होती है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर फाइल किया गया हो चाहे कंप्लेंट पर। तो क्लॉज ए कहता है इसका 173 जब सेक्शन आ जाता है तो नो डाउट किस पर आ गया ये? पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट पर जो संस्थित मामला है उसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के सिवाय किसी का, यानी कि 7 वर्ष से नीचे के अपराध का जो है उसी में प्ली बार्गेनिंग की जाएगी, 7 वर्ष से अधिक के अपराध में नहीं। ओवरऑल यही सेम टू सेम प्रोविजन आ जाता है कंप्लेंट के मैटर में। कंप्लेंट के मैटर में भी 7 वर्ष से अधिक के मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के जो मैटर है उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। यानी कि चाहे पुलिस रिपोर्ट पर मैटर फाइल किया गया हो चाहे कंप्लेंट पर फाइल किया गया हो, 7 वर्ष तक के मैटर में प्ली बार्गेनिंग होती है। लेकिन कंप्लेंट में प्ली बार्गेनिंग तब होती है जब केस बन जाता है। और केस कब बनता है? जब कंप्लेंट पर केस रजिस्टर्ड हो जाता है। कब होता है? वो होता है 204 में, ठीक है। 202 में परीक्षा की जाती है, 203 तक उसकी जांच होती है। जांच में अगर वो खारिज कर दिया जाता तो केस खत्म। केस कब बनता है? 204 में। तो याद रखना ये लाइन इसमें दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है पैरा बी में, कि धारा 200 के अधीन परिवादियों और साक्षियों की परीक्षा के बाद 204 के अधीन आदेशिका जारी की गई है। तो जो आदेशिकाएं जारी की जाती हैं, जो समन वारंट, ठीक है, तब प्ली बार्गेनिंग कर सकता है। ऐसा क्लॉज क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 204 में ही मजिस्ट्रेट बताता है कि हाँ केस बनता है। तो जब तक केस बना ही नहीं है तो प्ली बार्गेनिंग आप कर नहीं सकते। और 204 में एक्यूज्ड को बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो एक्यूज्ड आके तो प्ली बार्गेनिंग करेगा बेसिकली। अभी हम जो आगे सेक्शन देखेंगे क्लॉज 2, उसमें साफ तौर पर दिया गया है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए जो एप्लीकेशन करेगा खुद एक्यूज्ड करेगा, है ना, प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, तो वो कर सकता है। तो चलते हैं। तो ये किस मैटर में आता है? चाहे वो एफआईआर पर मतलब पुलिस रिपोर्ट पर हो चाहे कंप्लेंट पर हो, केवल और केवल 7 वर्ष तक के कारावास के मामलों में प्ली बार्गेनिंग होती है। लेकिन फिर भी मैटर चाहे जो हो, ये उन मैटर्स में लागू नहीं होगा जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, है ना, स्त्रियों के विरुद्ध हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध हैं। भले ही वो 7 वर्ष से कम के मैटर क्यों ना हो, अगर वो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले हैं, स्त्रियों के विरुद्ध अपराध किए गए हैं या 14 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ अगर अपराध किए गए तो उस पर प्ली बार्गेनिंग का क्लॉज लागू नहीं होगा, ठीक है। क्लॉज 265B कहता है कि भाई एप्लीकेशन कौन करेगा? तो यहां पर एक ही आपको अंडरलाइन करनी है, अपराध का अभियुक्त व्यक्ति। तो ये अविवाद सौदेबाजी के लिए एप्लीकेशन करेगा। क्लॉज 3 कहता है उपधारा 1 के दिन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय लोक अभियोजक मामले के परिवादी जैसी स्थिति हो और अभियुक्त को मामले के लिए नियत तारीख पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी करेगा। तो क्या करते हैं, जैसे ही एप्लीकेशन आती है तो न्यायालय किस किस को बुलाता है? एक डेट डिसाइड करता है कि इस डेट पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एफआईआर पर अगर कोई पुलिस रिपोर्ट पर अगर मैटर फाइल किया गया तो किसको बुलाएगा? नो डाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और कंप्लेंट पर फाइल किया गया है तो परिवादी को बुलाएगा। और जो भी है एक्यूज्ड को एक डेट पर बुलाएगा और इस डेट पर सभी को उपस्थित होने की आज्ञा देगा जिससे वो आपस में बात कर सकें। और यदि उपधारा 3 के अधीन बात होती है तो बात अभियुक्त की बंद कमरे में यानी कि इन कैमरा अभियुक्त की परीक्षा कर सकेगा, ठीक है, इन कैमरा अभियुक्त की परीक्षा कर सकेगा। तो यहां पर एक चीज आती है, क्या प्ली बार्गेनिंग जिस व्यक्ति को दी गई क्या उसको पनिशमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? प्ली बार्गेनिंग हुई है, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग में एक चीज तो यहां पर आ ही जाती है कि वो एक्यूज्ड कहता है कि हाँ ठीक है मैं अपराध को स्वीकार कर रहा हूं, मामले को एडजस्ट कर लिया। अविवाद सौदेबाजी, सौदेबाजी का मतलब ये नहीं कि बरी कर दिया। हाँ प्रैक्टिकली ये होता है कि वो आदमी कोई भी कन्फेशन करता ही तब है जब वो कहता है कि हाँ मैं कंपनसेशन दे दूंगा या इतना पैसा ले दे के मैं बरी कर दिया जाए मुझे, तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ ये कहता है कि
हम सीधे चले आएंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव, वैसे तो मेंस में कंप्लीट क्वेश्चन आता है लेकिन प्री के लिए हमें इतना ही करना है। तो 265E मामले का निस्तारण की बात करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट आउट करने पड़ेंगे, जिसमें है क्लॉज ए कहता है कि 265D के अधीन निपटारे के अनुसार व्यथित पक्षकार को प्रतिकर प्रदान करेगा और पक्षकारों को दंड की मात्रा सदाचार की परिवीक्षा वर्तना के अधीन रहते हुए दंडित करेगा। तो यहाँ पर एक तो कंपनसेशन, जिस व्यक्ति ने, प्रोसिक्यूशन ने यदि प्ली बार्गेनिंग में उसकी हेल्प की, एक्यूज्ड की, ठीक है ना, एग्री हुए, एग्रीमेंट किए, मतलब सहमत हुए, एक दूसरे कंसेंट दी है, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा और उसको सजा भी दी जा सकती है एक्यूज्ड को। लेकिन सजा के लिए फिर उन्होंने कहा जो परिवीक्षा अधिनियम, परिवीक्षा और भत्सना का भी हम ध्यान रखेंगे। हो सकता है हम उसको परिवीक्षा पर छोड़ दें, है ना, या भत्सना पर छोड़ दें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लॉज सी देखें इसका। अगर मान लो परिवीक्षा पर नहीं छोड़ते हैं तो हम उसको विधि के अनुसार न्यूनतम दंड दिया गया है तो अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड का आधा दंड प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर दो पनिशमेंट समझ लें। हम उन मैटर में प्ली बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा 7 वर्ष तक के जो मैटर हैं, न्यूनतम दंड का मतलब होता है कि इस मैटर में इससे कम पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ये होता है न्यूनतम। नॉर्मली कैसे होता है पनिशमेंट कि 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, इसका मतलब है हम 1 दिन की भी सजा दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा 3 वर्ष से कम की सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मिनिमम पनिशमेंट है। तो अगर प्ली बार्गेनिंग में मिनिमम पनिशमेंट में अगर आप उसको कन्विक्शन करते हो तो आधे से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दोगे। मिनिमम पनिशमेंट कितना हो जाएगा? आधा, ठीक है। और यदि मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, जैसे हमने देखा डाउरी डेथ में 304B में मिनिमम पनिशमेंट है 7 वर्ष से कम नहीं होगा, ठीक है ना, 7 वर्ष से कम नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो बाकी कंडीशन में 1/4 दिया जाएगा, 1/4 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो अगर किसी ऑफेंस के लिए मिनिमम पनिशमेंट डिसाइड है तो उसको दिया जाएगा उसका 1.5, और बाकी में, मतलब ये मैक्सिमम दिया जाएगा 1.5, और बाकी में 1/4 मैक्सिमम दिया जाए। अगर मान लो 1 वर्ष तक की सजा है किसी मैटर में तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 3 महीने तक की सजा दी जाएगी, अगर दी जाएगी। टेक्निकली तो सजा दी ही नहीं जाएगी, उसको परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाएगा, केवल एक्यूज वो विक्टिम को कंपनसेशन दिलवाया जाएगा, ठीक है। और ये जो डिसीजन है नेक्स्ट सेक्शन कहती है खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्लॉज कहता है जी, इस प्रकार से दिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील 336 के अधीन विशेष अनुमति या याचिका के अनुच्छेद 226 या 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यानी कि इसमें अपील का प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर अपील जाएगी भी तो आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष इजाजत से जाएगी, है ना, स्पेशल लीव जो आती है। इसके बाद आती है 226 और 227 में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि लोअर कोर्ट में जो हमारा अपील का जो चैप्टर है उसका कोई क्लॉज लागू ना होगा, ना अपील ना रिवीजन, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी सहमति से कंसेंट दे रहे हो कि हाँ हमने ऑफेंस किया है, अपनी सहमति से कर रहे हो सब, तो कोई अपील नहीं होगी। बाकी सब छोड़ दें। चैप्टर 22 में ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। 266 में केवल ये कर लें कि हमें डेफिनेशंस दी गई हैं। तो डेफिनेशंस क्या है इससे भी हमें मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ से अभी तक कुछ नहीं पूछा गया। 267 बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति, तो ये भी नहीं है, मतलब यहाँ से कोई 268 भी आप केवल सेक्शन वाइज कर लें। 269 भी सेक्शन वाइज कर लें, कुछ नहीं इन चैप्टरों में। अब आता है चैप्टर 23, ये कहते हैं न्यायालयों की भाषा। तो देखें हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज बताई गई वो क्या बताई गई है? आर्टिकल 348 में क्या बताई गई? अंग्रेजी, ठीक है ना। इसके बाद बताया गया कि बाकी जो न्यायालय हैं उनकी भाषा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये कहते हैं राज्य की भाषा उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की कौन सी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं 273। तो ये कहते हैं व्यक्तिगत हाजिरी से यदि अभिमुक्ति नहीं दी गई, यानी 205 लागू नहीं हो रही है, तो फिर जितनी भी परीक्षा होगी किसी भी साक्षी की वो किसके समक्ष होगी? अभियुक्त के समक्ष, ठीक है। इसका एक ही एक्सेप्शन दिया है 299। 299 जो है वो सेक्शन बताती है कि कब जो गवाही दी जा रही है, किसी की परीक्षा हो रही है, साक्ष्य लिया जा रहा है, उसमें एक्यूज्ड की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। 299,
ठीक है। बाकी ये मैंडेटरी रूल है कि अभियुक्त की जो वो साक्षियों की जो परीक्षा होगी वो अभियुक्त के समक्ष होगी। समझ साहब अभियुक्त की परीक्षा अभियुक्त के समक्ष लिए जाएंगे या उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिए जाएंगे, बस इतना करें। लेकिन अगर मैटर पॉक्सो एक्ट का है तो पॉक्सो एक्ट में आपने एक प्रोसीजर देखा था। प्रोसीजर ये था कि जो विक्टिम है उसको किसी भी तरीके से जो एक्यूज्ड है विक्टिम के सामने नहीं लाया जाएगा, है ना। तो ये वो जो प्रोविजन है यहां पर भी लागू होगा। अब आता है 277 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। बस ना करें। फिर आता है भाव भंगिमा, साक्षी की भाव भंगिमा। तो जो भी उसके पोस्चर वगैरह रहते हैं, है ना, वो सब 280 में बताया गया किस तरीके की, मतलब न्यायाधीश ये भी मेंशन कर सकता है कि गवाही देते समय साक्षी इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज में आता है, ये सब मेंशन कर सकता है और अपना इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि ऐसा क्यों था, ठीक है। और उसके आधार पर भी डिसीजन, मतलब उसको डिसीजन में लिया जा सकता है। फिर आते हैं द्विभाषी ठीक ठीक भाषांतरण करने के लिए आबद्ध होंगे। जो ट्रांसलेशन है जो बुलाया जा रहा है, मान लो कोई ऐसा साक्षी आ गया जिसकी लैंग्वेज या जिसको न्यायालय की या न्यायालय को उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो एक ट्रांसलेटर बुलाया जाएगा। तो उनकी लायबिलिटी बताई गई 280, ये सब सेक्शन वाइज करने। 282 में लायबिलिटी बताई गई है कि वो ठीक ठीक भाषांतरण करेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो उसके लिए पनिशेबल होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख की 283 उच्च न्यायालय में अभिलेख। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय साधारण नियम द्वारा ऐसे रीति भेद कर सकता है जिसमें साक्षियों के साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा। तो किस तरीके से साक्षियों के साक्ष्य लिखे जाएंगे, एक्यूज्ड का एग्जामिन किस तरीके से होगा, वो सब रूल रेगुलेशन कौन बना सकता है, हाई कोर्ट, है ना। अपने अपने स्टेट के अंदर अपने अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए रूल रेगुलेशन बना सकता है। साक्षियों की परीक्षा कैसे होगी, एक्यूज स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा, ये सब बता सकता है, ठीक है। बाकी इस पूरे चैप्टर में आपको सेक्शन वाइज ही करना है। जैसे 284 आप सेक्शन वाइज कर लें। कमीशन निकालने की शक्ति 285, ये कमीशन स्पेशली कर लेना है, कमीशन निकालने की शक्ति। सीपीसी में कमीशन कौन से ऑर्डर में है, 27 में क्या है, गुड, ठीक है। 26-27 याद रखना। ये आजकल ये सेक्शन भी पूछे जाने लगे हैं 291 से, चिकित्सीय साक्षी का भी साक्ष्य। एक्चुअल में जो हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन है ना, उसके बारे में बात करने लगे हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसको बुलाया जाए, मान लो मेडिकल रिपोर्ट दी जाती है तो उसमें चिकित्सीय साक्षी को बुलाया जा सकता है साक्ष्य देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा अलग क्लॉज आता है 291A। 291A कहता है मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। शिनाख्त कार्रवाई हमने कौन से सेक्शन में की थी, 174 में, हाँ, अरे उसकी बात कर रहे हैं ये। अरे हाँ, उसमें तो वो है मर्सी, हाँ। तो चलें, शिनाख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं अगर वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो उसको बुलाना आवश्यक नहीं होगा। उसने जो कार्रवाई की है उसी पर आप आगे कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग चला लेगा, उसको बुलाना आवश्यक नहीं है। देखें, डॉक्टर को उन्होंने कहा कि आप बुला सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको बुलाना आवश्यक नहीं है। हस्ताक्षर शिनाख्त रिपोर्ट ताते उस जांच विचारणा की कार्रवाई तौर पर उपयोग में लाया जाएगा यद्यपि उस मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया। तो जो भी रिपोर्ट आई है उसी को हम कार्रवाई में ले लेंगे। लेकिन यदि पक्षकार आवेदन करते हैं कि नहीं साहब उनको बुलाया जाए, तब बुलाया जाएगा। नॉर्मली क्या करेगा कोर्ट कि वो जो कार्रवाई दी गई, मतलब जो भी वो हुए हैं, जो रिकॉर्ड है ना, शिनाख्त कार्रवाई के जो भी रिकॉर्ड है उसी पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर लेगा। ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। नॉर्मली तो हमें ये लगता है ना जिसने डॉक्यूमेंट बनाया उसको हम बुला लें, लेकिन यहां पर हम ये कह रहे हैं जब तक एप्लीकेशन ना की जाए, सबसेक्शन 2 में अभियोजन अभियुक्त के आवेदन पर ऐसी रिपोर्ट की विषय वस्तु के प्रति मजिस्ट्रेट को समन करके परीक्षा कर सकता है। तो अगर कोई कहता है कि हाँ साहब नहीं उनको बुलाना जरूरी है तो परीक्षा होगी, नहीं तो स्पेशली उसको बुलाना जरूरी नहीं है। ऐसा ही क्लॉज दिया है 293 में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। तो इनकी रिपोर्ट भी जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित है उसी पर कार्रवाई कर ली जाएगी। 296 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य, सेक्शन वाइज कर लें। 297 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण की जाएगी। ये सेम टू सेम सेक्शन कौन सा है, 139 सीपीसी। 139 सीपीसी में क्या बताया कि ऑन ओथ एविडेंस कैसे लिया जाएगा, कौन कौन ले सकता है। तो न्यायालय मजिस्ट्रेट ले सकता है,
है ना, नोटरी अधिनियम के अधीन रजिस्टर नोटरी 1952 का जो एक्ट है उसके तहत रजिस्टर नोटरी ले सकता है, और नोटरी यह है ना, और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ कमिश्नर ले सकता है। वहाँ पर एक और क्लॉज था सीपीसी में, यहाँ पर केवल 3 क्लॉज हैं। तो इनके द्वारा ऑन ओथ एविडेंस लिया जाए, शपथ पत्र पर साक्ष्य लिए जा सकते हैं। अब 2 महत्वपूर्ण जो सेक्शन है आपके पास जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, वो है इस चैप्टर से केवल और केवल 298 और 299। 298 में ये बताया है कि यदि मैटर ये आता है कि आपको प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे 235 में हमें बताया था, 235 में था प्रीवियस कन्विक्शन, है ना, सेशन ट्रायल में, तो कैसे करेंगे, उसमें क्या रिकॉर्ड देंगे, रिकॉर्ड के आधार पर। तो एक तो अपन रिकॉर्ड देंगे जिस न्यायालय मजिस्ट्रेट ने अगर कोई कन्विक्शन दिया है, ठीक है ना, कन्विक्शन दिया है या एक्विटल किया है, वही दोनों ही दी जा सकती हैं। कोई अगर ये कहता है कि नहीं इसको कन्विक्ट किया गया था, तो विक्टिम ये कह, वो एक्यूज ये कह सकता है कि नहीं मुझे कन्विक्शन, तो दोनों ही कर सकते हैं कि दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की सर्टिफाइड कॉपी उस न्यायालय की लाकर आप पेश कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर जिस जेल में किसी अवधि के लिए, एक्चुअल में जेल में जब किसी को भेजते हैं तो वारंट के माध्यम से भेजते हैं, जजमेंट में लिखते हैं ना कि सजा वारंट बनाया जाए, है ना, और सजा भुगतने हेतु कारागार भेजा जाए। तो ऐसी स्थिति में जो वारंट है उसमें ये लिखा रहता है ये व्यक्ति इस मैटर में जेल में आया था, तो उसकी एक कॉपी जेलर से सर्टिफाइड करके हम मेंशन कर सकते हैं, जिस जेल में वो जिस अवधि के लिए रहा, कि ये व्यक्ति इस सजा में इतनी अवधि के लिए यहाँ पर रहा, वो अपन दे सकते हैं। तो या तो हम सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से लेकर आ सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें 2 क्लॉज दिए हैं 298 में। यहाँ पर दोष सिद्धि या दोष मुक्ति दोनों के रिकॉर्ड दिए जा सकते हैं, लेकिन जेलर से तो आप दोष मुक्ति का रिकॉर्ड ले ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो बंदा जाएगा ही तब जब कन्विक्शन होगा, तो वहां पर केवल दोष सिद्धि के मैटर में जाएगा। तो जो वारंट दिया गया था उसकी कॉपी से हम काम चला लेंगे। अब आता है 299, ये महत्वपूर्ण प्रोविजन है, ये मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में तो पूछा ही जाता है, और ये एक्सेप्शन के तौर पे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखा था 273 पर। 273 कहती है समस्त साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे, जिसका एक्सेप्शन पेश करती है 299। तो ये 2 कंडीशंस में एक्सेप्शन पेश करती है। यदि बेसिकली बात यह है कि एक तरफ तो जो अभियुक्त है हमें पता है एक्यूज्ड कौन है, लेकिन वो फरार हो गया है, दूसरी तरफ हमें पता ही नहीं है कि एक्यूज्ड कौन है। 2 चीजें पहले अपने दिमाग में रखनी है इसको पढ़ने से पहले। एक तो हम किस कंडीशन में लागू करते हैं, अगर मैटर कंप्लेंट पर फाइल किया गया है, किस पर देखें, पहला क्लॉज क्या कहता है, मैटर कंप्लेंट पर फाइल किया गया है, ठीक है ना, और कंप्लेंट पर अगर फाइल किया गया और हमें पता है एक्यूज कौन है लेकिन एक्यूज फरार है, तब हम इस सेक्शन का यूज करेंगे। दूसरा क्लॉज कहता है कि मैटर कंप्लेंट पर फाइल किया गया है, नहीं किया गया, इममटेरियल है, उसमें जो पनिशमेंट है, जो मैटर फाइल किया गया उसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास दिया जा सकता है। कितना? मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाता है, और अज्ञात व्यक्तियों ने दिया है, हमें नहीं पता किसने की है मृत्यु, किसने हत्या की है ना, किसने ऐसा आजीवन कारावास का ऑफेंस किया है, लेकिन हमें पता नहीं है वो कौन है। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो साक्ष्य है, न्यायालय जो भी उपस्थित साक्षी होंगे उनकी साक्ष्य अभिलिखित कर लेगा, रिकॉर्ड में रख लेगा, ठीक है ना। और जो पहले क्लॉज में कंप्लेंट के मैटर में यदि वो एक्यूज बाद में मिलता है, जो फरार हो गया है, पकड़ा गया है, ठीक है ना, तो उस वक्त जो साक्षी जिनकी साक्ष्य ली गई थी वो अगर मर गए हैं, मिल नहीं सकते, या साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं किया जा सकते, अतिरिक्त ब्लेम व्यय या अतिरिक्त खर्च होगा, तो ऐसी स्थिति में हम उनको ना बुलाते हुए उनकी मतलब आने में असफलता पर हम वो जो साक्ष्य लिए गए थे उनको उनके साक्षियों के साक्ष्य के तौर पर पेश करेंगे। कब? जब कंप्लेंट मैटर में एक्यूज जो फरार हो गया है वो पकड़ा गया है ना। लेकिन यदि मृत्यु और आजीवन कारावास के मामले में जो अज्ञात व्यक्ति, देखो नॉन पर्सन ने किया है तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अननोन पर्सन ने किया है तो हमें पता नहीं कब मिलेंगे, क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में उनके साक्ष्य लिख के रख लेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, वो मिले नहीं मिले जिंदगी भर क्या पता। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर डायरेक्शन दिया जाएगा किसके द्वारा, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, जेएमएफसी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई तुम जो गवाह हैं, जो भी उपस्थित गवाह हैं उनकी गवाही लेकर रख लो, और अगर बाद में कभी ये पता पड़ता है कि मृत्यु दंड से आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किसने किया है, ठीक है ना, तो उसके विरुद्ध अगर साक्षी जो बचे नहीं हैं, गायब हो गए, मर गए, मिल नहीं सकते, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर हम ये जो गवाही ली गई उसको साक्ष्य के तौर पर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये किस लिए हम लेकर रखते हैं गवाही, कि पता पड़ा जब एक्यूज्ड मिला या पता पड़ा किसने अपराध किया, पता पड़ा तब तक साक्षी मर गए,
गायब हो गए, मिल नहीं सकते, कुछ भी हो गया, मतलब कुल मिलाकर उनकी साक्ष्य नहीं ली जा सकती, तो फिर हम इस तरीके से साक्ष्य लेकर रहेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखना है, कंप्लेंट मैटर में तब है केवल जब एक तो मैटर कंप्लेंट हो और साक्षी का पता हो, हमें पता है एक्यूज्ड कौन है लेकिन वो गायब हो गया है, ठीक है ना, फरार हो गया है। और मृत्युदंड आजीवन कारावास के मैटर में हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली एक्यूज्ड है कौन, तब ये क्लॉज लागू होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं, साक्ष्य। अब आता है हमारा सेक्शन 300, ठीक है। एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का विचारण किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण ना किया जाना, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल जेओपार्डी, है ना। कौन से आर्टिकल में दिया है ना, 20 क्लॉज 2, वहां पर शब्द का उपयोग किया गया है क्या, विचारण, अभियोजन और दोष सिद्धि, यानी कि दोनों होना चाहिए, उसका ट्रायल भी चलना चाहिए और कन्विक्शन भी होना चाहिए। लेकिन सीआरपीसी इसको एज इट इज फॉलो नहीं करती है, वो कहती है ट्रायल तो चली हो लेकिन उसमें या तो उसको कन्विक्शन किया गया, एक्विटल किया गया, कुछ भी किया गया है, तो फिर उसकी रीट्रायल नहीं होगी उसी मैटर पर, या उसी मैटर से बनने वाले किसी अन्य मैटर पर उसकी रीट्रायल नहीं होगी, ठीक है। इसके संबंध में उन्होंने लास्ट में एक्सप्लेनेशन दिया है, परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन दोष मुक्ति नहीं है, ठीक है। अभी जैसे हमने 203 में परिवाद खारिज कर दिया था, 204 में परिवाद का खारिज कर दिया था, तो हमने उसमें यही डिस्कस किया था कि उसकी अपील इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो दोष मुक्ति का ऑर्डर नहीं है, इसलिए उसका हमने 290A वो 398 के प्रोविजन के हिसाब से रिवीजन करवाया था, है ना। तो वो दोष मुक्ति नहीं है, यानी कि अगर परिवाद खारिज कर दिया गया है या डिस्चार्ज किया गया एक्यूज्ड को तो उसके लिए रीट्रायल किया जा सकता है। तो अब देखें इसमें जो सबसेक्शन है, इसमें 6 सबसेक्शन हमें दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर देखने वाली बात है, जो पहला सबसेक्शन है वो प्रिंसिपल बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया गया है तो उसकी पुनः विचारण नहीं होगा, ना तो उस मैटर में होगा और ना ही 321(1) के अधीन यदि उस पर आरोप लगाया जा सकता था। 221(1) में वैकल्पिक ऑप्शनल चार्ज हैं, अगर ऑप्शनल चार्ज लगाया जा सकता तो उस चार्ज पर भी उसका ट्रायल नहीं होगा, रीट्रायल, है ना। आप ये कहें कि साहब उस पर तो नहीं, लेकिन ऑप्शनल चार्ज पर तो कर सकते हैं, तो ऑप्शनल पर भी नहीं होगा। और उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था, है ना, और उपधारा 2 के अधीन 221 की उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। इसका मतलब क्या है कि भिन्न अपराध कारित होता है, ट्रायल में पता पड़ता है कि कोई भिन्न अपराध कारित होता है, उसके लिए हम दोष सिद्ध कर सकते, तो उसमें भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि हाँ वो कंडीशन उस वक्त भी थी जब तुमने उसको दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया था, तो इस तरीके से इसका यूज होगा ही नहीं, ये प्रिंसिपल बताते हैं। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन बताते हैं, कुछ दशाएं ऐसी हैं जिसमें रीट्रायल कर सकते हैं, कन्विक्शन, एक्विटल कन्विक्शन के बाद भी रीट्रायल की जा सकती है, तो मेंस के तौर पर विशेष महत्वपूर्ण है, बाकी तो प्री में इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहां पर अगर दोष सिद्ध या दोष मुक्ति की गई तो राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध 220 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। यानी कि अगर एक ही संव्यवहार में और चार्ज लगाए जा सकते थे, है ना, एक ही सेम ट्रांजैक्शन में और चार्ज लगाए थे, मान लो कोई चार्ज लगाने से रह गया था तो जो चार्ज बचा था उस पर हम फिर से रीट्रायल कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि उसके लिए राज्य सरकार से परमिशन ली गई हो। नेक्स्ट ये छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। क्लॉज 4 देख लें, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति की गई है अगर ऐसे अपराध में जिससे नया अपराध बनता है, थोड़ा इसको लाइटली समझ लें प्री के लिए। चोरी से अगर लूट बनती है तो लूट के लिए ट्रायल की जा सकती है, और यदि लूट से डकैती या उपपति हत्या से, तो मुझे उपपति से हत्या बनती है ना, अगर किसी को मान लो उपपति हुई है, ग्रीवियस, एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट किया गया है तो क्या उसके लिए आप मृत्युदंड में ट्रायल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। दो ओटी आते हैं, एक पूछा जाता है कि एक व्यक्ति को कल्पेबल होमिसाइड के लिए ट्रायल किया गया है, एक्विटल या कन्विक्शन कुछ भी किया गया है, तो बाद में उसके खिलाफ 302 का हत्या का आरोप लगाया जा सकता है, तो वो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीवियस हर्ट किया गया है उसके बाद के हत्या का आरोप लगाया जा सकता है, तो वो लगाया जा सकता है। आपने इस प्रकार का ओटी लगाया होगा, है ना, तो वो इसी से रिलेटेड है। तो अगर एक अपराध से कोई बड़ा अपराध बन जाता है बाद में, ठीक है, तो उसके लिए हम चार्ज लगा सकते हैं।
क्लॉज 5 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया 258 के अधीन, 258 में हमने कंप्लेंट जो समन मैटर थे उसमें देखा था, ये 258 के उन मैटर की बात कर रहे हैं जो कंप्लेंट पर फाइल नहीं किए गए थे, कंप्लेंट पर फाइल नहीं किए गए थे और जिनको न्यायालय ने स्वेच्छा से या तो कार्रवाई रोक दी थी, है ना, उसको डिस्चार्ज कर दिया था। अगर वो मतलब डिस्चार्ज और दोष मुक्ति दोनों ही शब्दों का उपयोग किया गया था 258 में, लेकिन किस मैटर में, जिसमें जो मैटर कंप्लेंट पर फाइल नहीं किए गए, ऐसे समन मैटर में, तो उसमें अगर किसी को डिस्चार्ज किया गया है तब हम क्या करेंगे, तो फिर उसके खिलाफ अगर आपको रीट्रायल करनी है तो आप उस न्यायालय की या उससे वरिष्ठ न्यायालय की परमिशन लेंगे जिसने उसको डिस्चार्ज किया था। चलें बाकी सब छोड़ दें। अब आते हैं हमारे 4 सेक्शन देखें, 301, 302, 303, 304। ये 2 सेक्शन रिलेटेड हैं किससे, पहले जो 2 सेक्शन है 301, 302, ये हैं अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा से, कि भाई अभियोजन का संचालन, प्रोसिक्यूशन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। तो 301 यानी कि हम बात कर रहे हैं विक्टिम की ओर से, है ना, प्रोसिक्यूशन की ओर से, और बाकी 303, 304 रिलेटेड है एक्यूज्ड की ओर से, एडवोकेट। तो 301 कहता है कि किसी लोक सेवक, सहायक लोक से मतलब कोई भी किसी मैटर में सहायक लोक अभियोजक या लोक अभियोजक बिना लिखित परमिशन के अभियोजन का संचालन कर सकता है। यहां पर जो लॉ बनता है, अच्छा, वो बनता है सबसेक्शन 2 से। सबसेक्शन 2 कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति किस मैटर में, देखिए प्राइवेट व्यक्ति का मैटर आता है उस मैटर में जो कंप्लेंट पर फाइल नहीं किया गया है। अगर वो कंप्लेंट पर फाइल किया गया है तो नो डाउट उसमें प्राइवेट एडवोकेट ही आएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, विक्टिम की तरफ से। लेकिन उन मैटर में जो कंप्लेंट पर फाइल नहीं किए गए उसमें जो प्रोसिक्यूशन होता है वो हमारा लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक होता है। ऐसी स्थिति में जो मैटर कंप्लेंट पर फाइल नहीं किए, इसमें लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन इसका सेंस यही है, जो कंप्लेंट पर फाइल नहीं किए गए हैं उसमें यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट वकील करना चाहता है, पुलिस रिपोर्ट के मैटर में प्राइवेट वकील करना चाहता है, तो उस प्राइवेट वकील की स्टेटस क्या होगा, तो उसका स्टेटस ये होगा कि जो प्राइवेट वकील है असिस्टेंट, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में काम करेगा, उसके निर्देश में काम करेगा, ठीक है ना, और उसको मौखिक परीक्षा करने की परमिशन नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो फाइनली रिटर्न में आर्गूमेंट दे सकता है, वो मौखिक परीक्षा नहीं करेगा, डायरेक्शन में काम करेगा और रिटर्न में आर्गूमेंट, जब मैटर खत्म हो जाता है, जब हम कहते हैं बस फाइनल आर्गूमेंट आता है, तो जो प्राइवेट वकील है वो रिटर्न आर्गूमेंट पेश करेगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें इसी को और उन्होंने डिफाइन किया था, रेखा मुरार शहर है ना ग्वालियर में, तो रेखा मुरारका वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, ये 2020 का लेटेस्ट है, रेखा मुरारका वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है। इसमें यह बताया गया था कि यदि ऐसी कंडीशन आती है प्राइवेट वकील वाली, जो कंप्लेंट पर फाइल, जो मैटर है कंप्लेंट पर फाइल नहीं की, उनमें प्राइवेट वकील वाली कंडीशन आती है, तो इसमें यह बताया गया था कि यहां पर आप स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, 301 का, ठीक, और 24 क्लॉज 8 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि 24 क्लॉज 8 पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ही रिलेटेड है, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन यदि जो हमारा प्राइवेट वकील है वो न्यायालय को कन्विंस करता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ठीक से प्रति परीक्षा नहीं कर रहा है, हमें उसकी प्रति परीक्षा पर संदेह है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, तो न्यायालय उसको परमिट कर सकता है कि वो डायरेक्ट प्रश्न ना करते हुए न्यायालय को सुझाव दे। जो कोर्ट है इसमें न्यायालय क्या करेगा, आर्टिकल जो हमारा सेक्शन है सीआरपीसी का 24 क्लॉज 8 में चला जाएगा, या फिर जो एविडेंस का सेक्शन है 165 का यूज करते हुए, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 165 का यूज करते हुए न्यायालय उससे सुझाव लेगा और उसके सुझाव पर फिर न्यायालय उचित आदेश देगा। हो सकता है न्यायालय यह आदेश दे दे कि चलें आप इससे मौखिक परीक्षा करें, ठीक है, बात क्लियर। तो अगर मौखिक परीक्षा वो करना है या जो और भी इस जो डायरेक्ट केवल निर्देश तक, डायरेक्शन तक जो उसका राइट है प्राइवेट वकील का, उससे वो कब आगे निकल सकता है, तो इसके संबंध में ये जो क्लॉज बताया था कि रेखा मुबारका के केस में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो डायरेक्शन देगा हमारा न्यायालय वो आर्टिकल, वो सेक्शन 165 है ना, और 302 के अधीन जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, 165 के तहत दिया जाए, 165 या 311 सीआरपीसी का भी यूज कर सकते हैं लोग। 302 नहीं, 301 में जो डायरेक्शन है
ठीक है ना, ये डायरेक्शन दिया गया 24 क्लॉज 8 को मिलाकर करना है। और ये जो डायरेक्शन, जो अपना सजेशन न्यायालय, मतलब न्यायालय को सुझाव दिया जाता है, न्यायालय को आप सुझाव देंगे, प्राइवेट वकील न्यायालय को सुझाव देगा, आप सुझाव ये भी दे सकता है कि भाई हमें परमिशन दी जाए ओरल आर्गुमेंट करने की, ठीक है ना, तो इसका यूज न्यायालय कर सकता है सेक्शन 311 सीआरपीसी और 165 एविडेंस एक्ट के तहत उसको परमिट कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं 302 में कुछ विशेष है नहीं, तो ये कहते हैं 302 जहां की किसी जांच की विचारण के करने वाला मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभिलेख के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है, किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक सहायक अभियोजक से कोई अनुज्ञा लेने से कार्य नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के लिए पुलिस निरीक्षक से भिन्न किसी व्यक्ति को आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर, प्राइवेट वकील के तौर पर यूज कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के, है ना, किसी व्यक्ति द्वारा अभियोजन का संचालित करने के निर्देश दे सकता है मजिस्ट्रेट। इस पहले हम रूल पढ़ चुके हैं काफी सारे, कि अभी फिर से पढ़ लेते हैं कि ये वो व्यक्ति नहीं होगा जिसने उस केस में इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया हो। भाई कौन नहीं हो सकता ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये वहां पर भी लिखा हुआ था पहले भी, जिसने उस केस के इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया वो नहीं होगा, ठीक है ना, और वो निरीक्षक से, उप निरीक्षक से पंक्ति से नीचे का, सब इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ये जो हमारे महाधिवक्ता हैं, सरकारी वकील हैं, ये बिना किसी लिखित अनुमति के अपीयर हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अब 303 और 304 ये किससे रिलेटेड है? एक्यूज्ड की ओर से वकील। अभी हम कह रहे थे विक्टिम की ओर से वकील, है ना, तो इस तरीके से अपने दिमाग में रखना। तो इसमें पहला सेक्शन है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई उसका प्रति परीक्षा करने का अधिकार। ठीक है, तो नो डाउट उसका राइट है वो अपना डिफेंस करे, तो प्रति परीक्षा उसकी पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रति परीक्षा की जाएगी। तो कैसे? 303 क्या कहती है? वो अपने पसंद के अधिवक्ता से उसकी प्लीडर द्वारा, है ना, प्लीडर द्वारा प्रति परीक्षा करा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब उसके पास प्लीडर है ही नहीं। तो 304 में उसको डायरेक्शन दिया गया है कि चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सेशन कोर्ट में हो, पहला जो क्लॉज है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है ना, और सब सेक्शन 3 सेशन कोर्ट की भी बात कर देता है, अन्य कोर्ट की भी बात कर देता है। तो इसमें क्या होगा, राज्य के व्यय पर अगर न्यायालय का समाधान हो जाता है कि भाई इसको हमें फ्री लीगल एड दिलाना है, तो राज्य के व्यय पर उसको फ्री लीगल एड दिलवाया जाएगा, यानी कि राज्य की ओर से उसको वकील दिलवाया जाएगा। ठीक है, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में आ जाएगा। 304 में हमें इतना ही करना है। 305 का टाइटल कर लें, प्रक्रिया। अब आ जाता है 306, ये एक पैकेज है 306, 307, 308 का। तो ये कहते हैं क्षमादान, टेंडर पार्डन। तो क्षमादान क्यों दिया जाता है भाई? क्षमादान जैसे एक एक्यूज्ड है, एक से अधिक एक्यूज्ड है किसी गंभीर मामले में, ठीक है, तो उसमें से एक व्यक्ति को क्षमादान दे दिया जाता है और सरकारी गवाह बना लिया जाता है। यहाँ पर सेक्शन 133 एविडेंस एक्ट भी लागू हो जाएगी, तो गवाह बना लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसको पढ़ना है कि वो कैसे कैसे क्या क्या उसकी प्रोसीडिंग होती है। 306 में इसमें लगभग प्रोसीडिंग बताई गई है। 306, 307, 308 तीन सेक्शन हमें मिलाकर इसके लिए करनी पड़ेंगी। तो ये बताती है कि भाई साक्ष्य छवि प्राप्त करने की दृष्टि से कि उस वक्त किसी व्यक्ति को हम गवाह बना सकते हैं। इसमें कुछ लाइनें जो आपको मेंशन कर लेनी चाहिए, अलग अलग ओटी हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित, संसर्गित, समझे। तो एक तो वो व्यक्ति जिसको हम दे रहे हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उस मैटर से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, उसकी साक्ष्य छवि प्राप्त करने की दृष्टि से। और लास्ट लाइन में लिखी है उससे ये मैटर है कि उसने जो कुछ भी वो उस मैटर में जानता है उसका पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करे। तो हम किसी व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष या संबद्ध रूप से उससे मैटर से संबंधित है, ऑफेंस से संबंधित है, उसकी साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से उसको क्षमादान देते हैं। और वो भी किस उस पर कि जो कुछ भी उसकी जानकारी में उसका पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करे। ये तीनों शब्द जो मैंने आपको बताए अलग अलग याद कर लेना। अब सवाल ये उठता है टेंडर ऑफ पार्डन कौन दे सकता है? तो भाई इसमें बताया है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी ट्रायल की स्टेज पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, ठीक है ना। और इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन को हटा दिया जाए तो जेएमएफसी भी दे सकता है। अब टेक्निकली देखा जाए तो इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट दे ही रहे हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन शब्द नहीं होगा, इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पर कौन दे सकता है ना। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी दे रहे हैं वहां पर। लेकिन उस वक्त बेसिकली इस प्रश्न के पूछे जाने का अर्थ यह है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जेएमएफसी। तो जेएमएफसी केवल इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पर
टेंडर ऑफ पार्डन दे सकता है, बाकी ये लोग कभी भी दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी दे सकते हैं। कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये सारे ओटी हमें पहले पैरा से करने हैं। अब सवाल ये उठता है किन मैटर में ये दिया जाता है, ये बताया गया है मैं सबसेक्शन 2 में कौन से अपराध में। तो एक तो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायालय द्वारा। तो किस किस के द्वारा? एक्चुअल में चोरी हो गई है ना, 323 का मैटर हो गया, इनमें टेंडर ऑफ पार्डन नहीं दिया जाता, ये बड़े बड़े मैटर्स में दिया जाता है। तो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है ना, या ट्रायल बाय दंड विधि संशोधन स्पेशल कोर्ट जो होते हैं 1952 के द्वारा जो अपॉइंट है, उसके द्वारा यदि कोई अपॉइंट किया जाता है कोर्ट, वो उसके द्वारा। नेक्स्ट आता है जिसमें 7 वर्ष तक की या अधिक कठोर अवधि का कारावास दिया जा सकता है, जिसमें 7 वर्ष तक या अधिक कठोर अवधि का कारावास दिया जाता है, उसमें भी टेंडर ऑफ पार्डन दिया जाएगा। 2 चीजें याद करना। फिर आता है क्षमादान। प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो क्षमादान प्रदान करता है उसका क्या कर्तव्य होगा, ठीक है ना, तो उसकी ड्यूटी के वो क्षमादान जो कारण है वो लिखे, ये लिखे जब क्षमादान दिया गया तो उस नोटिस पर ये लिखे कि हम इसको किस कारण से क्षमादान दे रहे हैं, और ये भी मेंशन करेगा कि जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया गया उसने क्षमादान स्वीकार कर लिया है या नहीं। जरूरी नहीं है ना सामने वाले स्वीकार करे, ठीक है ना, तो उसने क्षमादान स्वीकार कर लिया है या नहीं। क्लॉज 4 एग्जामिन। और यदि किसी व्यक्ति ने क्षमादान स्वीकार कर लिया है, किसी एक्यूज ने, किसी को एक्यूज ने क्षमादान स्वीकार कर लिया है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उसकी साक्षी के या किसी पश्चातवर्ती प्रकरण में उसके साक्षी के तौर पर परीक्षा करेंगे। अब उसका जो एग्जामिन होगा वो एक्यूज की तरह नहीं होगा, साक्षी के तौर पर, यानी कि पहले उसका चीफ एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना, और जिसके लिए उसको 315 का यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 315 क्यों यूज की जाती है? जब कोई एक्यूज खुद साक्षी के रूप में आना चाहता है तो उसका यूज करने की जरूरत नहीं, हम उसको साक्षी के एज ए विटनेस ट्रीट करेंगे, ठीक है। और यदि वो बेल पर नहीं है उस वक्त, तो जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाती वो जेल में ही रहेगा, या तो बेल पे रहेगा या जेल में रहेगा, ठीक है ना। बेल पे नहीं है तो जेल में रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब जिस मजिस्ट्रेट ने क्षमादान स्वीकार किया है वो क्या करेगा, उसका क्या उसकी खुद ट्रायल कर सकता है, क्या खुद कर सकता है? तो पहले तो हम एक छोटा सा रूल समझ लेते हैं कि टेंडर ऑफ पार्डन में जिस मैटर में क्षमादान दिया जाता है उसमें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं करेंगे, ठीक है ना, भले ही वो उनके द्वारा ट्रायल है ना विचारणीय मामला क्यों ना हो, ट्रायल बाय जेएमएफसी मामला क्यों ना हो, तो फिर वो क्या करेंगे? तो अगर वो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, अगर वो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है तो जो वो क्षमादान देने वाला मजिस्ट्रेट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो वो सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और यदि वो दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा विचारणीय मामला है तो उस न्यायालय को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और बाकी के जो मजिस्ट्रेट हैं भले ही वो उनके द्वारा विचारणीय मामला क्यों ना हो, उस मैटर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी ट्रायल खुद करेगा। इस सब का एक ही अर्थ निकलता है कि क्षमादान में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं करेंगे। अब अपन इसको अभी अपन ने ऊपर से स्टार्ट किया तो अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट खुद ट्रायल ना करते हुए, क्षमादान देने के बाद खुद ट्रायल ना करते हुए अपने मैटर सीजेएम को दे देंगे, सीजेएम उसकी खुद ट्रायल करेगा। अगर क्षमादान सीजेएम ने दिया है तो वो उसको, और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है मैटर, अगर सीजेएम के द्वारा ही विचारणी है तो सीजेएम खुद कर लेगा, लेकिन यदि सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणी है तो उसको दे देगा। और कोई भी मजिस्ट्रेट जो क्षमादान करता है वो यदि दंड विधि संशोधन स्पेशल कोर्ट जो 1952 के हैं उसके द्वारा विचारणीय कोई मामला है तो उनको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, बनाया नहीं है इन लोगों ने कि ट्रायल कौन करेगा कौन नहीं कर सकता, तो कई लोग इसको गलत करके आएंगे। हाँ, 307 मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय किंतु निर्णय दिए जाने के पूर्व, यानी कि निर्णय देने मामले की सुपुर्दगी के पश्चात के लिए जो कमिटल कार्रवाई की जाती है सेशन कोर्ट को की जाएगी, जो 209 में की जाती है। 209 में अगर कमिटल कार्रवाई की गई है तो यहाँ पर जो सेशन कोर्ट है वो भी उसको लगता है कि इसमें क्षमादान दिया जाना चाहिए तो वो भी क्षमादान दे सकता है निर्णय दिए जाने से पूर्व कभी भी, ठीक है। अब आगे ये आ गया 308 का टाइटल कहता है क्षमादान की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। तो यदि
वो क्षमादान की शर्तों का अगर लोक अभियोजक ये प्रमाणित करता है क्षमादान की, उसने जिसने स्वीकार किया है क्षमादान, उसने क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं किया है, पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण नहीं किया है, तो उस पर कैसे चार्ज किया जाएगा? उस ऑफेंस के लिए जिसका वो पहले से एक्यूज था। अगर कोई अन्य ऑफेंस भी बनता है उसके अगेंस्ट तो उसके लिए भी, और फॉल्स एविडेंस देने के लिए, क्योंकि क्षमादान की शर्तों का पालन ना करना फॉल्स एविडेंस माना ही जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स एविडेंस के लिए भी उसकी सेपरेट ट्रायल चलेगी। उसकी जो ट्रायल चलेगी अन्य एक्यूज्ड से अलग चलेगी, लेकिन फॉल्स एविडेंस देने के लिए जो ट्रायल चलेगी वो हमें बताते हैं प्रोविजो में, दूसरे प्रोविजो में उच्च न्यायालय की परमिशन के बिना नहीं चलेगी फॉल्स एविडेंस के लिए। और जो फर्स्ट प्रोविजन है उसमें बताया गया कि उसकी जो ट्रायल है वो सेपरेट चलेगी बाकी एक्यूज से। ठीक है, और उसके जो स्टेटमेंट हैं, जो क्षमादान स्वीकार करते समय उसने स्टेटमेंट दिए थे, वो 164 में संस्वीकृति के रूप में काउंट होंगे अगर वो शर्तों का उल्लंघन करता है, क्योंकि अगर उसने कन्फेशन किया तो नो डाउट 164 में ही कन्फेशन माना जाएगा, संस्वीकृति। ठीक है, अब क्लॉज 3 कहता है कि यदि वो कहता है कि भाई मैंने तो शर्तों का पालन कर दिया है, तो उसने शर्तों का पालन नहीं किया है, ये काम बताना किसका काम होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। नहीं, इसने शर्तों का पालन नहीं किया है। और यदि उसने शर्तों का पालन कर दिया है तो ऐसे विचारण के समय न्यायालय, है ना, अगर मान लो ये प्रश्न उठता है कि उसने शर्तों का पालन नहीं किया, उस पर चार्ज लगाया जा रहा है, उसकी ट्रायल की जा रही है, ये कन्फ्यूजन है कि उसने शर्तों का पालन नहीं किया है नहीं किया है, तो उसके लिए उसके खिलाफ जो चार्ज लगाए गए सेपरेट ट्रायल के लिए, वो उसको पहले की तरह पढ़कर सुनाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, सब किया जाएगा। ठीक है, और यदि इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसने शर्तों का पालन कर दिया है, तो सबसे आखिरी लाइन में लिखा है सेक्शन की क्लॉज 5 में, दोष मुक्ति का निर्णय सुनाया जाएगा। यदि पूरी इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने शर्तों का पालन कर दिया है तो दोष मुक्ति का निर्णय सुनाए। जो जितनी भी बातें हमने बोली सारी की सारी ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से ध्यान से करें। ठीक है, अब आता है 309, कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। तो इसमें हमें कुछ रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं कि एक तो कार्रवाई एक बार प्रोसीडिंग चालू हो जाती है तो डे टू डे स्टार्ट रहेगी, पहला क्लॉज बताता है। ठीक है ना, जब तक स्थगन आवश्यक ना हो। याद रखना हमारे यहाँ सीपीसी की तरह स्थगन जैसे दिया जाता है ना, सीपीसी में ऑर्डर 17 उसमें 3 स्थगन दिए जाते हैं। यहाँ कोई स्थगन का मैटर नहीं कि इतने स्थगन दिए जाएंगे, और एक्यूज्ड की उस पर तो कोई स्थगन दिया नहीं जाता। पढ़ते हैं तो दिन प्रतिदिन साक्षियों की परीक्षा होने से, एक बार अगर हो गई जांच विचार तो साक्षियों की परीक्षा दिन प्रतिदिन की जाएगी। क्लॉज 2 कहता है कि 376 से जो रिलेटेड मैटर हैं उसमें आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से 2 महीने के भीतर ये कंप्लीट कर लिया जाएगा जांच या विचार। जब चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, ठीक है, 173(2) की जो रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है उससे 2 महीने के भीतर इंक्वायरी एंड ट्रायल कंप्लीट कर ली जाएगी 376 के मैटर में। प्रोविजो कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के दिन एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रेषित नहीं करेगा। मान लो कार्रवाई रोक दी गई है ना, अगली डेट दे दी गई है, तो 15 दिन से ज़्यादा के लिए उसको कस्टडी में नहीं भेजेगा मजिस्ट्रेट। बाकी उसके बाद सेशन कोर्ट में चले जाओ, सेशन कोर्ट अनलिमिटेड भेज सकता है। हाँ, जो नेक्स्ट प्रोविजन उसमें लिखा है परंतु यह भी कि ए और बी करके दिए ना आगे, उसमें एक लाइन कर लें, पक्षकारों के अनुरोध पर कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा। अगर कोई कहता है कोई स्थगन पक्षकारों के अनुरोध पर कि भाई आज एडजॉर्नमेंट करना है तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिया जा सकता है जहां परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण से परे हों। ठीक है ना, वो कहते साहब हम आ ही नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशंस आ गई तो वहां पर स्थगन दे दिया जाएगा। और महत्वपूर्ण क्लॉज ये बहुत पूछा जाता है कि यह तथ्य कि किसी पक्षकार का अधिवक्ता किसी न्यायालय में व्यस्त है स्थगन का आधार नहीं होगा, है ना। ये ओटी आता है कि क्या ये न्यायालय का स्थगन का आधार है, एडजॉर्नमेंट का आधार है, तो नहीं है। तो पक्षकारों के आवेदन पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप तर्क नहीं ले सकते कि भाई हमारा एडवोकेट दूसरे न्यायालय में व्यस्त। आप ये कह सकते हैं कि वो बीमार है नहीं आ पाए, ये नहीं कह सकते कि दूसरे न्यायालय में व्यस्त है। ठीक है, चलें छोड़ें बाकी सब। अरे इसमें से आता है सी में से, ठीक है नहीं आता, छोड़ें।
स्थानीय निरीक्षण, लोकल इंस्पेक्शन। तो लोकल इंस्पेक्शन के लिए कहते हैं कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जांच विचारण कार्रवाई किसी प्रकरण में पक्षकारों को सम्यक सूचना देने के पश्चात, कुल मिलाकर टाइटल वाइज कर लें 310 में कि जो मजिस्ट्रेट है वो लोकल इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके लिए पक्षकारों को बाकायदा नोटिस भेजा जाएगा कि हम लोकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मेंस में आप इसको सेक्शन को पूरा कर लें, प्री में पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना टाइटल वाइज कर लें, ठीक है ना। और ये क्यों किया जाता है, बीच में एक लाइन है, साक्ष्य का उचित विवेचना के प्रयोजन से आवश्यक है। किस लिए? कि साक्ष्य के उचित विवेचना से ऐसी जो इंक्वायरी किया जाना, लोकल इंस्पेक्शन आवश्यक है, तब हम लोकल इंस्पेक्शन करेंगे। फिर आता है आवश्यक साक्षी को समन करना है, उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करना। ये मैटर, इस टॉपिक पे हम सेक्शन 161 में भी चर्चा कर चुके हैं, 162 में अभी थोड़ी देर पहले हमने फिर चर्चा की थी, है ना, कि साक्षियों को बुलाना। जैसे हमने चर्चा की थी कि क्या 161 में जिनके स्टेटमेंट नहीं लिए गए हैं, क्या उनको भी साक्षी के तौर पर बुला सकते हैं? तो बुला सकते हैं। 311 हमें बहुत मतलब विस्तृत क्षेत्राधिकार देती है मजिस्ट्रेट को। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी साक्षी को, किसी व्यक्ति को न्यायालय में बुलाया जाना, भले ही उसकी पहले कभी भी परीक्षा नहीं ली गई, भले ही उसके साक्षियों की लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर उसको बुलाया जाना उचित प्रति उसको आवश्यक लगता है तो उसको बुला सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है बिना समन किए, तो उसको बिना समन किए, पहले तो उन्होंने कहा समन कर सकते हैं, अगर बिना समन किए न्यायालय में उपस्थित है तो उसकी परीक्षा कर सकता है, पुनः परीक्षा कर सकता है, सब कर सकता है, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं है पहले उसका साक्षी की लिस्ट में नाम हो, यानी कि साक्षी बिना लिस्ट में नाम होने के बावजूद आ सकते हैं, मजिस्ट्रेट बुला सकता है। और बुलाने के लिए आपने अभी देखा था 165 का यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर सब कुछ किया जा सकता है। तो समन कर सकता है। चलें, अच्छा सेक्शन है ये। अब आ जाते हैं 311 है, नमूना हस्ताक्षर हस्तलिख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। तो मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है, बस इतना टाइटल वाइज कर लें। परिवादियों और साक्षियों के ब्याह, टाइटल वाइज कर लें। फिर आता है एक्यूज्ड स्टेटमेंट। एक्यूज्ड स्टेटमेंट पूरा का पूरा याद कर लें, मेंस में एज इट इज पूछ लिया जाता है ना। अभियुक्त की परीक्षा की शक्ति। अभियुक्त परीक्षा देखें हमारे यहाँ कब होती है। एक तो इसमें यह बताया कि न्यायालय कभी भी अभियुक्त को नोटिस दिए बिना अचानक से उससे प्रश्न कर सकता है कि वो साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों का एक्सप्लेनेशन दे। कैसे? साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली जो भी परिस्थितियां उसका एक्सप्लेनेशन दे। अगर वो देना चाहता है तो, नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, साक्ष्य ना देने पर आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ना देने पर कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि साक्ष्य प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के स्वयं स्पष्टीकरण दे जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य। तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे हम पूछते हैं कि भाई आपके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, क्या आप आरोप किया जाना स्वीकार करते हैं? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके बाद पहले ये कैसे कर सकते हैं, किसी प्रकरण में अभियुक्त को पहले चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे। तो उसके लिए चेतावनी देना आवश्यक नहीं है, वो कभी भी कर सकता है। लेकिन जो इन राइटिंग स्टेटमेंट आते हैं कोर्ट में, जो रेगुलर प्रोसीडिंग है जो करनी है, वो किया जाता है क्लॉज बी में। क्लॉज बी कहता है अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने से पूर्व उस मामले के बारे में साधारणतः प्रश्न कर सकेगा। ये उस स्टेज की बात कर रहे हैं जो हमने स्टोरी में बात की थी, ट्रायल कैसे चलती है, कि प्रोसिक्यूशन के हो चुके हैं एग्जामिनेशन, है ना, चीफ एग्जामिनेशन हो चुका है, क्रॉस वगैरह सब हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद अगर एक्यूज्ड अपना मतलब अपने आप को गवाह के तौर पर पेश करना चाहता है तो वो 315 में एप्लीकेशन देकर कर सकता है, ठीक है ना। तो यदि उसको ये जो स्टेज है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद की है और उससे पहले की है, किससे पहले की? यदि एक्यूज्ड कहता है कि भाई मैं भी अपने आप को गवाह के तौर पर पेश करना चाहता हूं, आप करना चाहते हो अलग बात है, लेकिन ये हम कब लेते हैं? साक्ष्य से, जांच या विचारण में एक्यूज्ड के विरुद्ध साक्ष्य से प्रतीत होने वाली परिस्थितियों के संबंध में प्रश्न करते हैं साधारणतः। और ये जो साक्ष्य कौन सा है? वो प्रोसिक्यूशन का साक्ष्य। तो प्रोसिक्यूशन का साक्ष्य कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम एक्यूज्ड स्टेटमेंट उससे लेंगे, ठीक है ना। अगर एक्यूज्ड अपनी ओर से अपने आप को गवाह के तौर पर पेश करना चाहता भी है तो फिर वो एक्यूज्ड स्टेटमेंट के बाद पेश करेगा। अब इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, अच्छे से समझे। अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाना। अपनी प्रतिरक्षा यानी कि अगर वो अपनी ओर से साक्ष्य देना चाहता है कि पूर्व उस मामले के बारे में साधारणतः प्रश्न करेगा। इस लाइन से क्वेश्चन आएगा
कि भाई ये प्रश्न कब किए जा सकते हैं, तो आप समझ गए कब किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये लाइन आ सकती है, आया भी है इस पर क्वेश्चन। समान मामलों में जहां अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से विमुक्ति दी गई है उसको परीक्षा से भी विमुक्ति दी जा सकती है। क्लॉज 2 कहता है जिसको परीक्षा की जाती है उस पर शपथ न दिलाई जाएगी। बेसिकली एक पेज होता है, उस पर कुछ प्रश्न लिखे रहते हैं, और जो प्रश्न सबसे आखिरी में देखें क्लॉज 5 में हम देखें कि प्रश्न ऐसे तैयार जो करने में अभियोजक या परीक्षा पक्ष के अधिवक्ता की मदद ले सकता है। न्यायालय जो प्रश्न तैयार करेगा ना, उसमें प्रोसिक्यूशन और जो एडवोकेट हैं, डिफेंस के एडवोकेट, उसकी हेल्प ले सकता है। उसकी हेल्प से प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उस पर यस और नो में कि हाँ तुम वहां पर थे या नहीं थे, इस तरीके से जवाब दे दिए जाते हैं। ठीक है, और वो जो प्रश्न जिस कागज पर लिखे जाते हैं वो शपथ पत्र से समर्थित नहीं होता, यानी कि शपथ पर नहीं कराए जाएंगे। जो स्टेटमेंट, शपथ से मतलब होता है जो साइन सील लगवा के लाते हैं ना अपन नोटरी से। अभी थोड़ी देर पहले हमने शपथ एक्ट देखा था, कौन से सेक्शन में देखा था बताओ? अभी देखा था ना शपथ, याद है? 297 में क्या था? ठीक है, याद रखा करो ना। 297 के साथ में मैंने सीपीसी की 139 भी बताई थी आपको। ठीक है ना, तो वो साइन सील लगाना हमें आवश्यक नहीं है, सेक्शन महत्वपूर्ण है, कर लिया करो। आगे चलते हैं। हाँ, क्लॉज 4 कहता है अभियुक्त द्वारा किए उत्तर उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है और उसके दर्शन प्रवृत्ति ऐसी कि किसी जांच या विचारण में उत्तरों के प्रश्न उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। तो एक तो उस जांच या विचारण में भी जो एक्यूज प्रश्न दे रहा है उस पर विचार किया जा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा तभी तो मेरिट पे माना जाएगा डिसीजन। और यदि किसी अन्य मामले में भी, ये कह रहे हैं ना, किसी अन्य जांच या विचारण में उसके जो उत्तर हैं अगर वो उसके विरुद्ध जाते हैं तो उसको साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है कि तुमने उस मैटर में ये बयान दिए थे। ठीक है, चलें, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 314, टाइटल वाइज कर लें। फिर आता है एक्यूज, व्यक्ति की सक्षम साक्षी होना। तो ये कहते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होता है? प्रोसिक्यूशन के। क्रिमिनल मैटर्स में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, तो प्रोसिक्यूशन ही साक्ष्य देगा। ठीक है ना, उसको अपने मामले को साबित करना होता है, और डिफेंस तो केवल क्रॉस एग्जामिनेशन से अपना काम चला लेता है। ठीक है, लेकिन अगर वो स्वयं को साक्षी के तौर पर पेश करना चाहता है तो इसमें यह आएगा किसी मैटर में एक्यूज्ड जो है सक्षम साक्षी होता है। ठीक है ना, और उसके साथ अगर कोई और साक्ष्य देना चाहता है, प्रति परीक्षा के लिए किसी ने अभियुक्त प्रति परीक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा अपने विरुद्ध और उस विचारण में उसके विरुद्ध 7 आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को ना साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। तो वो खुद भी कंपिटेंट विटनेस है और स्वयं के विरुद्ध जो चार्ज लगाए गए हैं और उसके साथ कोई और भी एक्यूज्ड है उसके विरुद्ध चार्ज लगाए, उस सबको ना साबित करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए ऑन ओथ एविडेंस दे सकता है। ठीक है, लेकिन वो कब देगा? जब ए कहता है परंतु स्वयं की लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा। क्लॉज ए क्या कहता है प्रोविजो का? कि वो तभी बुलाया जाएगा जब वो रिटर्न परमिशन मांगता है, तब उसको 315 में रिटर्न परमिशन दी जाएगी साक्षी के तौर पर। दूसरा कहता है कि यदि वो साक्ष्य नहीं देता है तो उसके संबंध में ये प्रिजम्पशन नहीं की जाएगी कि इसने साक्ष्य नहीं दी इसका मतलब इसने अपराध किया है, ऐसा प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। बात खत्म करते हैं यहाँ पर। 317 की एप्लीकेशन कोर्ट में ज्यादा काम आती है, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहते हैं कि कई बार एक्यूज्ड ऐसा है कि वो पागल नहीं है फिर भी कार्रवाई को नहीं समझ पा रहा है। एक तो होता है कि पागल है तो फिर पागल ही है, पागल है तो हम 329, 330, 331 के मैटर में जाएंगे अभी, लेकिन ये कहते हैं कि पागल नहीं है फिर भी कार्रवाई नहीं समझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यदि ये कंडीशन कब आती है? जब ट्रायल कोर्ट को ये लगता है कि इस मैटर में यदि ट्रायल की जाएगी तो जो परिणाम निकलेगा वो कन्विक्शन में निकलेगा, है ना। फिल्मों में कहते हैं ना कि हमें तो मालूम था, हमें तो हमेशा मालूम रहता है ऑफेंस किया गया या नहीं, लेकिन गवाह नहीं आता, है ना। तो न्यायाधीश को पता होता है इसमें ऑफेंस किया गया नहीं, प्रिजम्पशन लगा सकता है। तो यदि न्यायाधीश को प्रतीत होता है कि इसमें कन्विक्शन किया जा सकता है तब ये प्रोसीडिंग लगा। अगर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता तो 318 यूजलेस है। ठीक है, तो यदि व्यक्ति विकृत ना होने पर भी कार्रवाई नहीं समझता है तो ऐसी स्थिति में और परिणाम दोष सिद्धि है तो वहां पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैटर को उच्च न्यायालय के पास भेज देगा और उच्च न्यायालय जैसा चाहे वैसा आदेश करेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना, एक तो पागल ना होते हुए भी, विकृत ना होते हुए कार्रवाई नहीं समझता,
और कार्रवाई का परिणाम दोष सिद्धि होने की संभावना है। अगर दोष सिद्धि होने की संभावना नहीं है तो 318 किसी काम की नहीं है। दोनों क्लॉज आने चाहिए, है ना। मान लो अगर यही क्लॉज आता है जिसमें ये नहीं लिखा कि दोष सिद्धि होने की संभावना वाला कोई बात ही नहीं, कि पागल ना होते हुए भी कार्रवाई नहीं समझता है, तब क्या करेंगे? तो ट्रायल करेंगे और क्या करेंगे, है ना, उच्च न्यायालय के पास तब भेजेंगे जब दोष सिद्धि की संभावना है। चले 319, अपराध के दोषी होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। अपराध के दोषी प्रतीत होने की, ये कहते हैं कि जांच या विचारण में कई बार न्यायालय को ऐसा लगता है किसी इंक्वायरी या ट्रायल में कि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी है ना, साक्ष्य से भाई जो गवाही आ रही है उसमें ओवरऑल क्या लगता है कि नहीं यार कोई व्यक्ति अपराध का दोषी है, जिसका नाम जो ट्रायल में तो नहीं है, जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है बार बार लोगों की गवाही से उसने ये किया था, उसने ये किया था, हर आदमी यही कह रहा है, हर गवाह हर एक्यूज्ड यही कह रहा है कि नहीं उसने ये किया था, तो न्यायालय कहेगा ये जो उसने किसने, बुलाओ ना इसको जरा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जांच या विचारण से यदि प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं ऐसा अपराध किया जिसके उसको साथ अभियुक्त के साथ में विचारण किया जा सकता है, तो न्यायालय उसको क्या कर सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है, समन कर सकता है ना, और यदि न्यायालय में हाजिर है तो उसको जांच और विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध कर सकता है। इतनी सी बात इसमें कही गई है, कितनी सी बात, कि उसको न्यायालय क्या कर सकता है, बुला सकता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, भले ही उसका चार्ज में उसका नाम नहीं है, ठीक है। यहां पर अभी एक नोट डाउन करें, सुखपाल सिंह खेरा, अभी लेटेस्ट है, नया नया आया है, सुखपाल सिंह खेरा 2022, सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस पंजाब राज्य, ये पूछा जा सकता है, लेटेस्ट है, सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस पंजाब राज्य। इसमें 3 प्रश्नों पर चर्चा की गई। पहला प्रश्न तो यही था कि भाई इन्होंने ये जो लाइन बोली है कि क्लॉज 4 में आ जाएं, हाँ क्लॉज 4 में नहीं, कुल मिला के जांच या विचारण, तो जांच या विचारण कब तक चलता है, जब तक कि कन्विक्शन या एक्विटल नहीं हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी मैटर में कन्विक्शन या एक्विटल होने के बाद भी आप इस तरीके से किसी अभियुक्त को समन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन कई बार स्टेज ये आती है कि आप निर्णय सुना रहे हैं, आपने निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं किया, आप निर्णय सुना रहे हैं, ऐसी स्टेज पर आपको लगता है किसी व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए, तो आप निर्णय पर हस्ताक्षर करने से रोक दें और व्यक्ति को बुलाएं और काम चालू करें अपना, ठीक है ना, उसके विरुद्ध गवाही चालू करें। तो सुखपाल सिंह खेरा का पहला डिसीजन तो ये था। दूसरी, सुखपाल सिंह खेरा में एक और बात आती है कि एक व्यक्ति जो मतलब ऑलमोस्ट ट्रायल वगैरह हो चुकी है, ठीक है ना, तो और दूसरे व्यक्ति के बारे में पता पड़ता है कि भाई इसको भी हमें बुलाना चाहिए, तो वहां पर भी हम बाकी व्यक्तियों के विरुद्ध ट्रायल सुरक्षित रखेंगे और उसके विरुद्ध सेपरेट ट्रायल चलाएंगे, क्योंकि बाकियों की परीक्षा हो चुकी है, ठीक है ना, तो बाकी व्यक्तियों के विरुद्ध सेपरेट ट्रायल चलाएंगे। और ये ट्रायल कैसे चलनी चाहिए, इसके लिए डायरेक्शन भी सुखपाल सिंह खेरा में अलग से दिए गए हैं। तो क्या क्या डायरेक्शन दिए गए हैं, वो काफ़ी सारे हैं, तो उससे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री में मेंस में ये नया क्वेश्चन बन सकता है, सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस पंजाब राज्य 2022, ठीक है। तो ये कहाँ तक, कुल मिलाकर इस पूरे लॉ से सुखपाल सिंह खेरा से हमें एक ही चीज़ पता पड़ती है कि जब तक आपने निर्णय नहीं सुनाया है तब तक आप किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, क्योंकि निर्णय सुनाते ही ट्रायल खत्म, इंक्वायरी से चालू होती है, निर्णय सुनाते ही आपकी ट्रायल खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ट्रायल खत्म होने से पहले पहले आप ये आदेश जारी कर सकते हो। महत्वपूर्ण केस है सुखपाल सिंह खेरा का। अब आगे मतलब इसमें ये है कि जब हस्ताक्षर करने से मतलब पहले तक बोला, फिर स्टार्टिंग में इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि जांच या विचारण हो चुका है तो समन नहीं किया जाएगा? इसीलिए तो बोला है कि अगर हो चुका है, तो अगर हो गया, विचारण खत्म हो गया, यानी कि उसने डिसीजन दे दिया, कन्विक्शन एक्विटल कुछ भी, तो फिर हो गया खत्म, तो फिर नहीं किया जाएगा। ये जांच या विचारण के दौरान ही किया जाएगा, और जांच या विचारण तब तक चलती रहती जब तक आप हस्ताक्षर ना कर दें। चलें, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन करता है ना, वो केवल जो लॉ है, बेयर एक्ट है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है एज इट इज। हम लोग उसको कुछ भी समझ लेते हैं, वो बारीकी से जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन करता है। आप देखना इंटरप्रिटेशन में बहुत कोई नई बात नहीं होती, बस उसको स्ट्रिक्टली बोल देता है ऐसा है तो ऐसा है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि इंटरप्रिटेशन में कोई नई बात आ जाए, है ना। बस वो ये बताता है कि इस कानून का ये अर्थ है और उसको जो लिखा है आप वहीं तक रहें,
अपना कॉमन सेंस ना लगाएं। क्लॉज 4 कहता है इसका उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई कर सकता है। जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करता है वहां कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जाएगी, साक्षियों को फिर से सुना जाएगा। ठीक है, तो अगर कार्रवाई कर रहा है तो उसके विरुद्ध भाई जो नया व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी, है ना, साक्षियों को फिर से बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो पहले जो लिए जाते हैं, सुखपाल सिंह कहरा में अभी यही तो बताया, जिनकी पहले ट्रायल हो रही है, चल रही है, तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। चलें अब हम चलते हैं आगे, अपराधों का समन। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस जो हैं, हमें इसमें 2 शेड्यूल बताए गए हैं 320 में, कंपाउंड राजीनामा योग्य अपराध। तो एक तो वो शेड्यूल लिस्ट बताई गई है, जो टेबल बताई गई है, जिसमें आप बिना न्यायालय की परमिशन के राजीनामा कर सकते हैं। यानी इसमें बताया आप सीधे एप्लीकेशन लेकर जाएं 320 1 की और करा लें। 320 2 में वो ऑफेंस बताए गए जिसमें आप न्यायालय की परमिशन से राजीनामा करेंगे। ये अलग बात है कि न्यायालय हमेशा परमिट कर देता है, न्यायालय भी चाहता है जाओ यहाँ से, हमें क्या करना, तो न्यायालय हमेशा परमिट कर देता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये बात आती है। तो अब इसमें ये बताया गया है कि 320, पहले तो इसमें ये बताया गया है कि 320 में ही राजीनामा, पूरी सीआरपीसी में जो राजीनामे का प्रोविजन है केवल 320 में बताया गया है और कहीं बताया नहीं गया है। तो इसमें 8 क्लॉज है, 8 क्लॉज हमें क्लॉज वाइज पढ़ने हैं, कौन से क्लॉज में क्या दिया गया ये हमें याद होना चाहिए, वो क्लॉज वाइज पूछे जा सकते हैं, है ना। और अगर सेफ साइड चाहो तो एक बार आप लिस्ट देख लेना, टेबल देख लेना, कौन से केस में राजीनामा किया जा सकता है, कौन से केस में राजीनामा नहीं किया जा सकता। ये जो लिस्ट है इसमें 3 रो हैं, ये टेबल है, इसमें 3 रो हैं, देख लेना कौन सी रो में क्या क्या दिया गया है। सबसेक्शन 2 में ये बताई गई दूसरी सारणी। अब हम आ जाते हैं सबसेक्शन 3 से पढ़ना चालू करते हैं, तो सबसेक्शन 3 को छोड़ दें। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि यदि राजीनामा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना है जो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, करार करने के लिए सक्षम व्यक्ति, है ना, याद रखना पूरे सीआरपीसी में केवल यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट शब्द का यूज किया है। संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा से समन कर सकता है। तो न्यायालय की अनुज्ञा होगी और संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति समन करेगा। दूसरा, यदि समन करने के लिए सक्षम व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति समन करने के लिए सक्षम होता है और मर जाता है, तो उसका विधिक सीपीसी में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव शब्द का यूज किया गया है 211 में, है ना, 211 में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव शब्द का यूज किया है वो न्यायालय की परमिशन से समन कर सकता है। तो समन कौन कर सकता है, अभ्यास की दशा में संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, और यदि कोई व्यक्ति मर जाता है जो समन कर सकता है तो उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो सीपीसी में बताया, सीपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव 211 में बताया गया है। 5 में कहती हैं ये सबसेक्शन 5 कि यदि अभियुक्त विचारणा सुपुर्द किया गया, उसको दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है, तब अपराध का समन यथास्थिति उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है, जिसके समक्ष अपील सुनी, है ना, जिसके समक्ष अपील सुनी जाती है। याद रखना यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अपील की स्टेज पर भी, मान लो किसी को कन्विक्शन कर दिया गया, फिर भी राजीनामा हो सकता है, लेकिन वो होगा कमिटल कोर्ट द्वारा या जिसको अपील की है उस न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना, उसके द्वारा जो समन किया गया उसकी परमिशन के बिना समन नहीं किया जाएगा। आप समन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी मैटर में परमिशन लगेगी ही लगेगी। फिर आता है क्लॉज 6, तो ये कहते हैं पुनरीक्षण की शक्तियों को प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, यानी कि अपील कोर्ट भी समन कर सकता है और रिवीजन कोर्ट भी समन कर सकता है, लेकिन यदि प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ हो जाता है जिस मैटर में, तो वो समनीय मैटर हो या नहीं हो उसमें समन नहीं किया जाएगा। ये क्लॉज दिया गया 7 में। और 8 कहता है अगर समन कर दिया गया है तो उसका परिणाम क्या होगा, दोष मुक्ति। 9 क्लॉज हैं इसमें। और अपराध का समन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जो पहली लाइन हमने बात की थी वो लास्ट क्लॉज में 9 में लिखी हुई, अपराध का समन केवल 320 के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये क्लॉज एक एक याद कर लेना, परिणाम ये दोष मुक्ति होगा। क्लॉज 8 में बताया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्लॉज 8 की दृष्टि से और दोष मुक्ति शब्द की दृष्टि से, ठीक है। अब ये कहते हैं अभियोजन का वापस लेना, तो 321 में ये बताया, अभी तो समन कर लिया गया, अब ये कहते हैं अभियोजन का वापस लेना। तो इसमें सिंपल सी बात है कि किसी भी स्टेज पर निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी जो प्रोसिक्यूशन है वो मैटर को, प्रोसिक्यूशन न्यायालय की परमिशन से किसी भी मैटर को वापस ले सकता है। भाई प्रोसिक्यूशन की ओर से केस फाइल किया गया है,
तो बार साधक, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी प्रोसिक्यूशन को वापस ले सकता है न्यायालय की अनुज्ञा से। और इसमें दो क्लॉज बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते हैं कि चार्ज फ्रेम करने से पहले अगर केस खत्म होता है या वापस लिया जाता है, कुछ भी होता है, या उसके बाद, तो क्या परिणाम होगा। चार्ज फ्रेम करने से पहले केस खत्म होता है, वापस लिया जाता है ना, या न्यायालय चार्ज को अभियुक्त को छोड़ देता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज करना, उन्मोचित करना, यानी कि उसके खिलाफ कार्रवाई फिर से चालू की जा सकती है। लेकिन यदि यही चार्ज फ्रेम करने के बाद किया गया है, चाहे छोड़ा गया है, चाहे प्रोसिक्यूशन वापस ले लिया, व्हाटएवर जो भी कंडीशन है, तो फिर वो दोष मुक्ति माना जाएगा और सेक्शन 300 के अनुसार फिर से कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी। ठीक है, अब आता है, बस इतना ही करना है। 320 टाइटल वाइज कर लें। 323 हम कर चुके हैं, ये हमने 193 और 209 के साथ में पढ़ी थी। ये कमिटल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। वैसे तो हम कमिट कर देते हैं मैटर को जब न्यायालय कॉग्निजेंस लेता है 190 में, तो सेशन कोर्ट में अगर कमिट करना है तो 209 में सेशन कोर्ट में कमिट कर देते हैं। लेकिन कई बार गलती से अगर ऐसा लगता है कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ट्रायल है ये केस और हम कमिट नहीं करते हैं मैटर को, बाद में हमें पता पड़ता है कि यार ये तो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो ऐसी स्थिति में हम ड्यूरिंग ट्रायल भी उसको कमिट कर सकते हैं, लेकिन निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व। यानी कि आपने निर्णय सुना दिया है, उसके बाद भी आप सेशन कोर्ट को मैटर कमिट कर सकते हो, बस साइन ना किया हो। क्योंकि मजिस्ट्रेट जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनको एक बार अगर उन्होंने डिसीजन पर साइन कर दिए तो फिर वो अपने डिसीजन में पीछे कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे यहां सीआरपीसी में सीपीसी की तरह रिव्यू का प्रोविजन नहीं है ना। अगर रिव्यू का प्रोविजन होता तो ट्रायल कोर्ट ये देख लेता कि हाँ हम इसमें पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार आपने साइन कर दिए तो फिर अब मजिस्ट्रेट के सारे अधिकार उस केस में खत्म हो जाते हैं। तो साइन करने से पहले कर सकता है। चलें 324 टाइटल वाइज कर लें। 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त या कठोर दंड नहीं दे सकता। तो यहां पर दो चीजें देखनी है। देखिए मजिस्ट्रेट की जो ज्यूरिसडिक्शन दी गई है हमें कहां पर दी गई है, सेक्शन 29 में, और 31 ये कहती है कि अपनी ज्यूरिसडिक्शन से दुगना, है ना। अगर जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो 3 साल के दुगना 6 साल, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो 3 साल के दुगना 1 साल। यानी कि ये जो क्लॉज आ रहा है टोटल किसके लिए आ रहा है, जेएमएफसी और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए। तो 1 साल का दुगना कितना हो जाएगा, 2 साल। तो इससे ज्यादा अगर वो पनिशमेंट देना चाहता है तो क्या करेगा, अगर उसको लगता है, क्योंकि ट्रायल तो इससे ज्यादा बड़े मैटर के कर सकते हैं ये लोग, तो वो सीजेएम को भेज देगा और सीजेएम जैसा भी डायरेक्शन देगा कर लेगा। और दूसरा क्लॉज आता है कि एक मजिस्ट्रेट, आपने देखा होगा सेक्शन 106, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, ट्रायल कोर्ट, है ना, बॉन्ड भरवाते हैं। कौन से, सेशन कोर्ट और जेएमएफसी। अगर इसके अलावा कोई कोर्ट ऐसा करना चाहता है, वो भी बॉन्ड भरवाना चाहता है, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है, लाइक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास ही है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में सीजेएम तो खुद ही आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो मैटर किसको ट्रांसफर कर देगा, जेएमएफसी को। 2 कंडीशन में जेएमएफसी के पास मैटर भेजा जा सकता है, फिर जेएमएफसी को जैसा उचित लगे उस पर कार्रवाई कर सकता है। 326 टाइटल वाइज कर लें। 327 टाइटल वाइज कर लें। इसमें केवल एक लाइन कर लें पहले क्लॉज में, जिसमें जनता साधारणतः प्रवेश कर सकती है। तो खुला न्यायालय क्या है, जिसमें जनता साधारणतः प्रवेश कर सकती है, जबरदस्ती नहीं, ठीक है ना, वो है खुला न्यायालय। खुले न्यायालय का मतलब ये नहीं कि गार्डन में कोर्ट लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये कहते हैं कि जन साधारण या कोई विशेष व्यक्ति कमरे भवन में न्यायालय ठीक समझे तो मना कर सकता है किसी मैटर में। और 376 वगैरह से जो रिलेटेड केस है इंडियन पिनल कोड के, उसमें इन कैमरा ट्रायल की जाएगी, उसमें तो किसी को आने की परमिशन है ही नहीं। चलें, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 25, विकृचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। इसमें हमें थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा अपील से पहले टोटल मिसलेनियस टाइप का प्रोविजन बचे हुए, तो हम उसको टिक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने लायक चैप्टर नहीं है। तो पहले तो हम 2 सेक्शन देख लें, 328 और 329। तो ये कहते हैं 328 अप्लाई होती है इंक्वायरी की स्टेज पर। पहले तो हम ये कर लें 328 कब अप्लाई होती है, इंक्वायरी की स्टेज पर। इंक्वायरी की स्टेज पर यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त पागल है और कार्रवाई नहीं समझ सकता, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, उसको उसकी मेडिकल जांच करवाएगा, ठीक है, सर्जन वगैरह की साक्षी की, सर्जन वगैरह से उसकी मेडिकल जांच करवाएगा, और सर्जन वगैरह की साक्षी के रूप में परीक्षा करेंगे 291 में। हमने देखा था सर्जन वगैरह की परीक्षा होती है ना, जो
चिकित्सीय जो एक्सपर्ट ओपिनियन आता है, अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था आजकल ये सेक्शन पूछे जाने लगे हैं, है ना। तो सिविल सर्जन, मेडिकल सर्जन 291 में इनका एग्जामिनेशन होगा। अगर वहां पर उस पर भी विरोध होता है कि भाई जो सर्जन ने रिपोर्ट गलत दी है, ये विरोध कर सकता है, विक्टिम भी कर सकता है, एक्यूज भी कर सकता है। हो सकता है एक्यूज ये कहे कि मुझे जबरदस्ती पागल घोषित किया जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा पागल होना चाहे, जैसे फिल्मों में होता है इसको पागल घोषित कर दो, है ना, फिर सौंट दो, फिर वास्तव में पागल कर दो, तो ऐसा होता है ना, तो बचना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही एक्यूज, परंतु एक्यूज भी ये कर सकता है। तो अगर वो विरोध करता है मेडिकल रिपोर्ट का, तो इसकी जांच होगी मेडिकल बोर्ड के समक्ष, इसकी जांच होगी। ये प्रोविजो बताया क्लॉज 1A का, इसमें बताया मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच होगी, ठीक है। और अब और कुछ नहीं करना, केवल जितना कराया उतना टिक करें। फिर आता है इसमें एक और, एक सबसेक्शन 2 में क्लॉज 300 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, वो 330 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी अपन देखते हैं 330 में क्या कार्रवाई की जाएगी अगर वो व्यक्ति पागल पाया जाता है तो, ठीक है। अब यही सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा 329 में। 329 में ये स्टेज आती है जब ट्रायल में, ड्यूरिंग ट्रायल मजिस्ट्रेट को पता पड़ता है कि एक्यूज पागल है, तब क्या होगा, तो भी वो वही सब करेगा, है ना, जांच करवाएगा, फिर उसको मेडिकल बोर्ड को भेजेगा, ये सब करेगा। तो इतना, केवल इतना हमें ऑब्जेक्टिव के लिए करना है। अब ये देख लें दोनों का अगर इफेक्ट, ये 328 329 में अगर व्यक्ति पागल पाया जाता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो अक्षम पाया जाए तब यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय, चाहे मामला ऐसा है जिसमें जमानत ली जा सकती है या नहीं, व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का आदेश करेगा। तो चाहे वो बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, उसको बेल पर छोड़ने का आदेश करेगा मैंडेटरी प्रोविजन 330 में। यानी कि अगर व्यक्ति पागल पाया जाता तो ये होगा। और 334 कहती है चित्त विकृति के आधार पर, चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। यदि ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति पागल है, उसकी ट्रायल चलती है, तो उसके जो निर्णय सुनाया जाएगा वो एक्विटल का सुनाया जाएगा, दोष मुक्ति का। लेकिन उसमें मजिस्ट्रेट ये मेंशन करेगा कि भाई वास्तव में ये जो पागल व्यक्ति है वो दोषी है या नहीं। अगर वो कहता है दोषी है तो फिर वही दोषी है, असली एक्यूज्ड को ना ढूंढे, असली अपराधी को ना ढूंढे। और यदि दोषी नहीं है, ठीक है ना, दोषी नहीं है, तो फिर हम आदमी ढूंढे कि भाई अपराध किया किसने है। तो यहां पर ये मेंशन, ये महत्वपूर्ण नोट है, ये जरूर मेंशन करेगा मजिस्ट्रेट कि वास्तव में उसने अपराध किया है या नहीं, ठीक है ना। भले ही डिसीजन देगा दोष मुक्ति का, लेकिन ये बताएगा कि उसने अपराध किया है या नहीं, कि उसने पागलपन में मार दिया या नहीं। चलें, इतना करना है। 339 डायरेक्शन देती है नातेदार या मित्र की देखरेख में पागल का सौंपा जाना, तो सौंप देंगे, छोड़ें। 340 टाइटल वाइज कर लें। अब यहां से हमें ऑलमोस्ट सेक्शन टाइटल वाइज करनी है। अपील का जो हम मेंशन कर रहे हैं, अपील 341 में भी अपील के संबंध में प्रोविजन दिया गया है। 344 कहता है मिथ्या साक्ष्य देने या विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। तो आपने देखा अगर एक सेपरेट ट्रायल होती है फॉल्स एविडेंस देने की, यदि कोई गवाह देता है फॉल्स एविडेंस देता है न्यायालय के समक्ष, तो उसकी जो ट्रायल चलती है वो 344 के प्रोविजन के तहत चलती है। और यहाँ पर चाहे वो सेशन कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट हो, JMFC हो, वो समरी ट्रायल का यूज करेंगे। कौन सी ट्रायल? समरी ट्रायल। और मैक्सिमम जो पनिशमेंट दिया जाएगा उसमें लिख लें, बाहर नोट कर लें, 3 मास 500 रुपए। तो जो सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल का यूज करेंगे और 3 महीने और 500 रुपए तक का उसमें वो इम्प्रीजमेंट और फाइन लगाएंगे, है ना। और क्लॉज 2 कहता है संक्षिप्त विचारण के लिए विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। फिर आता है 345, बहुत महत्वपूर्ण है, अवमानना के कुछ मामले में निर्णय। तो याद रखें अवमानना के मैटर में जो निर्णय दिया जाता है उसमें एक चीज रहती है कि अगर आप चाहें तो क्षमा मांग लें, और क्षमा देने पर आपको, अगर आप क्षमा मांग लेते हैं, ये कहते हैं ना, अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा डेफिमेशन के मैटर में। और यदि नहीं है तो आपको 200 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा और 1 मास तक का सादा कारावास का इसमें प्रोविजन दिया गया है। टाइटल वाइज वैसे तो कर लें। फिर आता है 347 रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझे जाएंगे, टाइटल वाइज करें। 348 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। तो ये माफी मांगने जो भी मैंने बताई थी डेफिमेशन के मैटर में, अगर वो माफी मांग लेता है तो उसको उन्मोचित कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये कौन से जो 348 है वो 345 पर लागू होगा, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर आता है 349 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास की। अगर कोई ये समझता है, कई बार प्रश्न आता है कि भाई एक साक्षी से सवाल किया जा रहा है और वो जवाब नहीं दे रहा है, किसी से डॉक्यूमेंट मांगा गया है और वो लाके नहीं दे रहा है, तो अब क्या कर लोगे, नहीं दे रहे हम जवाब,
नहीं, इसके लिए ये अपराध है और 349 में उसके लिए पनिशमेंट बताया गया, उसको 7 दिन के सादा कारावास में भेजा जा सकता है। कितना? 7 दिन। तो ये नॉलेज के लिए अच्छा है कि भाई गवाही नहीं दोगे तो क्या होगा, ठीक है ना। 350 समन के पालन में साक्षी के हाजिर ना होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। टाइटल वाइज करें 351, टाइटल वाइज करें 351 में भी अपील शब्द का यूज किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर 27, ये कहता है निर्णय। निर्णय के संबंध में बताया, निर्णय जो दिया जाता है उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, निर्णय किस किस तरीके से दिया जाता है, क्या क्या टर्म कंडीशंस उसके होते हैं। तो जो डिसीजन दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है, उसमें कहते हैं सबसे पहले तो ये कहते हैं निर्णय खुले न्यायालय में या विचारण को खत्म करने के पश्चात तुरंत या बाद में किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों को प्लीडर को दी जाएगी। निर्णय एक तो देकर सुनाया जाएगा, निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, ठीक है। निर्णय देकर सुनाया जाता है या पढ़कर सुनाया जाता है। आपको हाथ में दे देंगे भाई निर्णय हो गया और हमने ये डिसीजन दे दिया, या पढ़कर सुनाया जाएगा हमने ये डिसीजन दिया। ऑलमोस्ट उसका जो ऑपरेटिंग पार्ट है वो उसमें बताया जाता है कि आपको दोषी सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन निर्णय कभी भी आंसू के यानी कि टाइपिस्ट है उसको बोलकर नहीं लिखाया जाता ओपन कोर्ट में, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वहीं पक्षकार अरे साहब ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब हो जाएगा। वो तभी लिखाया जाएगा जब इसके लिए हाई कोर्ट आपको स्पेशली ऑथराइज्ड कर दे। ये कहां लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा सीपीसी में लिखा है, अच्छा सीपीसी में, छोड़ो तो यहां पर तो ठीक है। देकर सुनाया जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा। क्लॉज 3 कहता है पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय पर उस पर तारीख डाली जाएगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे। छोड़ें, ये कोई मतलब नहीं है। क्लॉज 4 पे आ जाए, निर्णय उपधारा के खंड सी के अधीन उपबंधित रीति सुनाया जाएगा, तब संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों उनके प्लीडरों की परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो उनको उसकी कॉपी उपलब्ध कराएगी। क्लॉज 5 कहता है यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनाने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। क्लॉज 5, यदि एक्यूज्ड अभिरक्षा में है तो उसको निर्णय सुनने के लिए कोर्ट में लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लॉज 6 कहता है यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने के लिए अपेक्षा की जाए। अगर अभिरक्षा में है, जेल में है, तो उसको निर्णय सुनाने के लिए लाया जाएगा कोर्ट में, और यदि नहीं है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि आए। एक्चुअल में निर्णय सुनाया ही जब जाता है जब एक्यूज्ड आ जाता है, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर। क्योंकि पता पड़ा एक बार आपने निर्णय सुना दिया कि आपको फांसी पर लटकाया जाए और फिर तो वो आएगा ही नहीं, काय के लिए आएगा, आजीवन कारावास 10 वर्ष तक की सजा, फिर वो आता ही नहीं है, ठीक है। तो जब वो आता है कोर्ट में उससे अपेक्षा की जाएगी, अगर वो बेल पे है तो आएगा, किंतु उस दशा में नहीं जबकि विचारण के दौरान व्यक्तिगत हाजिरी से विमुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने या दोष मुक्ति का है। तो यदि उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी गई है 205 में, है ना, और जो निर्णय है न्यायाधीश को पता है कि निर्णय में या तो मैं इसको एक्विटल करूंगा या केवल जुर्माना लगाऊंगा, ठीक है, ऐसी स्थिति में वो उसको नहीं बुलाएगा। वैसे तो न्यायाधीश हमेशा ही बुलाते हैं, परंतु जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं उनमें से एक या अधिक के लिए तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं है, उसको निर्णय सुनाया जाने वाला है, तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने के लिए अनुचित विलंब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में निर्णय सुना सके। एक से ज्यादा एक्यूज्ड है, एक हाथ नहीं भी है उसमें, तो विलंब से बचने के लिए न्यायाधीश सुना देगा निर्णय। चलें, निर्णय की भाषा अंतर वस्तु के बारे में इसमें क्या बताया गया है? न्यायालय की भाषा में लिखा जाए। क्लॉज ए, सेक्शन तो कर ही लेना 354, और क्लॉज ए में बताया गया है कि न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। और क्लॉज 3 कहता है मृत्युदंड की दशा में ऐसे दंडादेशों के लिए विशेष कारणों का कथन किया जाएगा। हमारे पास एक केस लॉ भी है जिसमें बताया बिरले से बिरले मामले, जब हम बिरले से बिरले मामले में मृत्युदंड देते हैं तो हम ये बताना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है कि ये बिरले से मामले, रेयर टू रेयरेस्ट, है ना, रेयरेस्ट टू रेयर मामले हैं, ठीक है। तो 354 में यहां पर आप एक और, ठीक है, कुछ नहीं। फिर आता है क्लॉज 4, ठीक है, टेक्निकल है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लॉज 5, जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो मृत्युदंड में निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लेकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, टू बी हैंग टिल दैट। ये जो फॉर्म बताया गया, फॉर्म 42 मेंशन करें यहां पर, है ना, 354 क्लॉज 5 और फॉर्म नंबर 42। फॉर्म नंबर 42 में मृत्युदंड का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा वो उसमें बताया गया है, ठीक है। अगर एक बार आपने लटकाया और वो बच गया
तो फिर उसको दोबारा से फांसी नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा कि आप उसको मार दें। आप लटकाएं जब तक आपको गलती से अगर वो बच गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो फिर वो बच गया, ठीक है ना, फिर दोबारा से फांसी का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, एक व्यक्ति को एक ही बार फांसी पर लटकाया जाएगा। फिर आता है 356 पूर्व सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। तो जो प्रीवियस कन्विक्शन इनका हुआ है वो 5 वर्ष तक अपने पते की सूचना देंगे, 5 वर्ष तक उनका एक ही पता माना जाएगा। जैसे सीपीसी में एक पता आपका 2 वर्ष तक माना जाता है, वैसे यहां पर 5 वर्ष तक माना जाएगा, ठीक है। क्लॉज 3 कहता है यदि अपील, ये जो कन्विक्शन का आदेश है वो अपील में या किसी कारण से निरस्त कर दिया गया है, तो ये जो पते की सूचना देने का आदेश है वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। फिर आता है 357 प्रतिकर देने का आदेश, कंपनसेशन। तो भैया इसमें मृत्यु, जिसमें कोई भी जुर्माना है तो आपको कंपनसेशन दे, टाइटल वाइज करें। फिर इसमें क्लॉज नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, सेशन में प्रोजेक्ट, बस क्लॉज 4 देख लें। ये जो प्रतिकर का आदेश है वो अपील कोर्ट या रिवीजन कोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए छोड़ें, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस अब छोड़ देते हैं। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अच्छी है।